शो में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सुषमा। बात चुनाव की, यानी लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार की, जिसमें बयानों के बम फोड़े जा रहे हैं, जो संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये भद्र सियासत का अभद्र दौर है। यहाँ जुबानी नहीं बदजुबानी शुमार है जंग। यहाँ होड़ मची हुई है बेशरम बयानों की। कहीं कोई हिंदू मुस्लिम की नफरत की खेती पर वोटों की फसल लहलहाने में जुटा हुआ है, तो कहीं कोई डरा धमकाकर वोट बटोरने की जुगत में लगा हुआ है और डराने के लिए नई धमकियां नित दी जा रही हैं। इसमें ग्रेडिंग भी की जा रही है, लेकिन इतने पर ही नहीं रुकते ये बयानवीर। इस गंदी राजनीति के आजम में तो महिला उम्मीदवार के बारे में ऐसे बोले कि हर कोई शर्मसार हो गया, लेकिन उनको शर्म नहीं आई। ऐसे में सवाल उठता है कि जीत के लिए कुछ भी करेंगे क्या? क्या जीत की जमीन के लिए जमीर डेड हो चुका है? जवाब तो देना पड़ेगा, लेकिन जरा इन बेशरम बयानवीरों को सुनिए। फिर जब मुसलमान आता है काम के लिए, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं रहने ही दो, क्या फर्क पड़ता है। इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है और ये हमारी धर्मशाला में सब रह सकते हैं। यहाँ पर इस देश का चौकीदार चोर है। अगर तू बोलता तो आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया, मगर आपने और मुझे क्या फर्क है? शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। ये बहुमत उतना ही ज्यादा काम करा, जैसे हमारे मंत्री जी ने आपसे अभी बोला, पीलीभीत में क्योंकि हम हर दफा जीतते हैं, तो क्या मापदंड है कि हम एक गांव से ज्यादा करें और एक गांव के लिए कम? और मापदंड हमने ये रखा कि हम हर गांव में ABCD करेंगे। जिन गांव में 80% वोट मिला वो A है, जिसमें B मिला वो जिसमें 60% मिला वो B है, जिसमें 50% मिला वो C है, और जिसमें 50 से कम और हम हारे वो D है। और मैं प्रशासन ने भी आज इन मंच पर कड़ोर चेतावनी दे रही हूं कि वो चुनाव आखिरी चुनाव नहीं है। 5 साल में राज बदल जाए, मैं एक जन्म पत्री हमारी आंखें में राखेड़ी है, उल्टा नहीं लटका दो तो हमारा नाम गजेंद्र सिंह नहीं, उल्टा नहीं लटका दो तो हमारा नाम गजेंद्र सिंह नहीं है। एक जन्म पत्री राखेड़ी है। जो दोस्ती निभा रहा है, देश का धर्म नहीं निभा रहा है। हमने देश का बंटवारा किस कारण से किया? हमने देश का बंटवारा संख्या के आधार पर किया। यहाँ मुसलमान ज्यादा रहता हो पाकिस्तान, और ये हमारी धर्मशाला में सब रह सकते हैं। यहाँ पर ये नेहरू की मेंटेलिटी के कारण से आज हिंदुस्तान में ये फोड़ा चल रहा है। हिंदुस्तान में ये जो बगावत की आंधी आती है ना, ये इस कारण से आती है। आप लोगों को समझ में नहीं आता, पढ़ते नहीं हो। जब हिंदुस्तान का विभाजन हुआ था तब पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, 23% हिंदू। आज पाकिस्तान में केवल 2% हिंदू है, 2%। और यहाँ जो 9% थे आज 19% है। थोड़े दिन और रुक जाओ, अगर तुम्हारे ये 2 बच्चे होंगे और उनके अगर यही बच्चे 12 होंगे, तो 70 साल के बाद इस हिंदुस्तान को फिर बांट के टुकड़े टुकड़े कर डालना। लेकिन विवादित बोलने में तो जैसे कोई रेस चल रही है, कौन किससे आगे है ये देखा जा रहा। तो बीजेपी के एक और नेता ने इस मामले में मियां साहब को, मियां आजम को पीछे छोड़ दिया। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने राहुल गांधी को भरी सभा में मां की गाली दी डाली। तो रहे, आपको यही पता नहीं लगता बोलना क्या है। मंच के ऊपर से नरेंद्र मोदी जी को चोर बोल रहे हैं, चौकीदार चोर है। भैया तेरी मां की जमानत हुई है, तेरी अपनी जमानत हुई है, तेरे जीजे की जमानत हुई है, पूरे टब्बर ही जमानती है। नरेंद्र मोदी की ना जमानत हुई, ना केस बनाना किसी ने सजा दी। तू कौन होता है जज की तरह चोर बोलने वाला? आप थोड़ा फेसबुक के ऊपर पढ़ो, देखो हमसे भी ज्यादा गुस्सा लोगों को। तो उसने लिखा है, यदि मैं तो फिर भारी मन से मैं बोल रहा हूं, उसने लिखा है कि अगर इस देश का चौकीदार चोर है, अगर तू बोलता तो उन्हें सीधा देखा फेसबुक के ऊपर।
इन सबके बीच में ऐसे विवादित बयानों की शिकायत चुनाव आयोग से भी की जा रही है और आज दो ऐसे ही विवादित मामलों पर योगी और माया पर सख्त चुनाव आयोग ने अपना फैसला भी सुनाया है। माया पर 2 दिन चुनाव प्रचार पर तो योगी पर 3 दिन के चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तरह की विवादित बोल बोलते हैं जब नेता, तो आला कमान कोई एक्शन क्यों नहीं लेता है? चरित्र की बात कही जाती है, डिसिप्लिन की बात कही जाती है, स्वच्छ सियासत की बात कही जाती है, लेकिन ये बदजुबानी फिर आखिर क्यों हो जाती है? इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इस पर जवाब मांगेंगे तमाम जिम्मेदारों से। विक्रम सिंह बीजेपी नेता हमारे साथ है, सुरेंद्र कुमार लांबा जी हमारे साथ, कांग्रेस नेता अभिनंदन जैन जी आप नेता, मुकेश निर्वासित जी एजीआर सदस्य, क्योंकि एजीआर की रिपोर्ट बताती है कि किस तरीके से स्वच्छ सियासत में गंदगी लगातार बढ़ती जा रही है। तो इन तमाम दिग्गजों से जवाब देंगे। विक्रम सिंह जी, जितने बयान आपने सुने हाल फिलहाल में, सबसे ज्यादा आपके ही नेता, चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी की ये स्थिति, ये चरित्र, ये चेहरा। देखिए, हमें 2-3 विषय पे शुरू से जाना होगा कि इसकी शुरुआत कहाँ हुई और किन लोगों ने इसकी शुरुआत की गई थी। बहुत सही, क्या बोल रहे हैं आप? एक मिनट विक्रम जी, अगर किसी ने आपको कुछ कहा तो आप उससे बढ़कर अच्छी वाली गाली ढूंढ के निकाल के देंगे क्या? एंडिंग आप करेंगे, सिक्सर मारेंगे गाली के मामले में भी कि भरी सभा में आपके बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, एक स्टेट के वो प्रेसिडेंट हैं, वो मां की गाली देंगे? नहीं, निश्चित रूप से मुझे नहीं पता कि किस विषय में और क्या बोला गया था, लेकिन आप देखें कि यहाँ तो किसी उत्तर का प्रति उत्तर हो जाता है और ये मानव स्वभाव भी है। अच्छा। लेकिन आप देखें कि यहाँ तो किसी पार्टी के राष्ट्रीय गाली देने के लिए क्या, यहाँ के किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो स्वयं सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्था का नाम लेके और संवैधानिक संस्था के नाम पर प्रधानमंत्री पे जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, वो भी पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, पूरे भारत की जनता उस बात को निश्चित रूप से देख रही है। और इसका ही परिणाम था कि सुप्रीम कोर्ट को आज चल के इस बात पे संज्ञान लेना पड़ा कि हमने मोदी जी के ऊपर कभी भी एक लाइन नहीं कहा। आप ये बताइए, बदजुबानी क्यों है? इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? लांबा जी। सुषमा जी, मेन मुख्य समस्या, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की किसी नेता की बात करें, कांग्रेस की बात करें, किसी देश के किसी अन्य पार्टी के नेता की बात करें, जब जवाबदेही का समय आता है और जब 5 साल बाद जब जनता में जाना होता है और जनता जवाब मांगती है, तो वो उसको गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि भी जनता का ध्यान है वो विकास से भटक जाए, असली मुद्दों से भटक जाए। और ये शुरुआत मेरे मित्र कह रहे थे कैसे हुई, ये शुरुआत जो 2014 से विशेषकर अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की शुरुआत हुई है। आप अभी आजम खान को सुन रहे थे, मणिशंकर अय्यर को मत भूलिए। बिल्कुल मणिशंकर अय्यर को, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, जो करता है मणिशंकर अय्यर को तुरंत पार्टी से निकाला गया। और मैं ये कह रहा हूँ, सुषमा आप मेरी बात सुनिए 1 मिनट में। मैं ये कह रहा हूँ, आज इलेक्शन कमीशन ने जो मायावती जी पे और योगी आदित्यनाथ जी पे जो एक्शन लिया है, ये योगी आदित्यनाथ हमारे हिंदू धर्म का अपमान करते थे, हमारे भगवानों की जात बताते थे, ये योगी आदित्यनाथ तभी कार्रवाई हो जाती। कैंडिडेट आपके अपने इमरान मसूद बोटी कर देते किसी के और आप उनको फिर से मौका दे देते। कौन से कैंडिडेट? इमरान मसूद सहारनपुर सीट से कांग्रेस से कैंडिडेट। मैं तो ये कह रहा हूं 2014 में उन्होंने बयान दिया था। मैं सुषमा जी बात कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री, मैं तो देश के माननीय प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं कि एक महिला का संसद में अपमान करते हैं, वो उनको सुरूपणखा बोलते हैं। अच्छा। और दूसरे जो इन्हीं के माननीय टंचमाल बोल देते हैं आपकी सांसद को, अपनी ही पार्टी की सांसद को टंचमाल, 100 टंचमाल बोल देते हैं। देश के वो तो मोदी जी बोलते थे। कार्रवाई हुई क्या? उनको कार्रवाई हुई नहीं, शुरुआत में किसी ने कार्रवाई नहीं की, लगाम नहीं खींची, इससे बदजुबान हो गए आपके नेता। की गर्लफ्रेंड बताते थे, इस प्रकार के बोल तो माननीय देश के प्रधानमंत्री के रहे हैं। लेकिन ये बंटवारे की सियासत कब तक चलेगी? सवाल तो यही है कि भाई आपको शर्म नहीं आती कि आप समाज को बांटने की बात करते हैं। अभिनंदन जैन जी, आम आदमी पार्टी भी बदजुबानी के मामले में पीछे नहीं। अभी अलका लांबा ने केजरीवाल पर सीधे हिट किया था, पार्टी छोड़ी थी तो कहा था कि उनके साथ बदजुबानी, केजरीवाल ने अपशब्द कहे थे। छोटे टाइम पे कुछ भी लांछन लगा देना वो आसान होता है। अच्छा, केजरीवाल जी ने क्या बोला उनको वो पब्लिक में नहीं है, जो आप कह रहे हैं वो पब्लिक में नहीं है। अभी हाल फिलहाल में केजरीवाल के बहुत विवादित बयान आए थे पाकिस्तान इंडिया को लेकर के, कोई पीछे नहीं है सर। आज आपने जो मुद्दा उठाया है, देखिए इसमें ये मैं आपको और पीछे लेना चाहूंगा। जो चोर की बात अभी कह रहे थे, चौकीदार चोर है, सियासत तो आपके नेता भी सीख गए हैं, जो स्वच्छ सियासत को लेकर आए थे, एक नया एरा लेकर आए थे पॉलिटिक्स का, वो अभी है। आप देखिए तो है, देखिए असली मुद्दों पे जो बात होती है उनको भटकाने के लिए जो इस तरह की आपने देखा है कि सपा के और बीजेपी के और कांग्रेस के जो नेता इस तरह की बदजुबानी कर रहे हैं, वो असली मुद्दों से भटकाने के लिए है। असली मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य। आप देखेंगे अभी शिक्षा का, सुनिए देखिए मुद्दा जो है शिक्षा पे नहीं, हिंदू मुस्लिम पे भी वो बात होती है कि इस जाति का उस जाति का,
यही तो जाति राजनीति होती आ रही है। कांग्रेस इतने साल से सुनिए जो चुनाव मैदान में है, सुनिए, कांग्रेस इतने साल से आपको ये डरा डरा के वोट ले रही है कि मुस्लिम खतरे में है। अभी बीजेपी 5 साल से यही कर रही है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। 70 साल से रह रहे हैं। कांग्रेस ने तो कभी यही डरा डरा के धर्म की बात की नहीं। आपको वोट लिए हैं। अच्छा, तो अगर इतना डरा डरा के वोट ले रहे थे अभिनंदन जी, तो दिल्ली में आप इंतजार क्यों कर रहे थे उनका? गले लगने के लिए इतने आतुर क्यों थे? अगर स्वच्छ सियासत थी तो पहले ही से हो जाता क्लियर। आप इतना लंबा इंतजार करते कि आप गले लग जाए, नहीं करिए, आप गले लग जाए, इतना लंबा इंतजार होता है। पूरे देश में सबसे ज्यादा शिक्षा का बजट दिल्ली में है। 26% बजट है हमारा, और पूरे देश का बजट 3% है, जो 6% से गिरा के 3% कर दिया बीजेपी ने। दिल्ली की जानकारी, अगर दिल्ली पे ही पॉलिटिक्स करनी है तो दिल्ली की जानकारी 20% स्टूडेंट्स के एडमिशन नहीं हुए हैं। अरे तो स्टेट वाइज पॉलिटिक्स करते कहाँ, ये तो दिक्कत है ना। अगर सच में स्टेट वाइज आप आ जाए ना, तो ना वहां पर केवल असेंबली इलेक्शंस में आपको कामयाबी मिलेगी, बल्कि आपको ये पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में भी कामयाबी मिलेगी। आपको हमारे मैनिफेस्टो समस्या यही तो है सुषमा, समस्या ये है कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जाता है, असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जाता है। इस मामले में माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह कोई भी पार्टी हो, कोई मैनिफेस्टो की बात नहीं कर रहा। एक मिनट सर जी, एक मिनट रुकिए, एक और मेहमान है हमारे साथ, एक और मैनिफेस्टो की बात तो कोई कर ही नहीं रहा ना। सच्चाई यही है, नहीं कह रहा हूं मैं, इनकी पार्टी की तारीफ करना चाहूंगा कि हम छोटे थे जब। मुकेश निर्वासित जी, ठीक है, उससे बात करेंगे। मुकेश निर्वासित जी, यहाँ पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती चुनाव आयोग की, क्योंकि लगातार इस तरह के बयानों में इजाफा होता जा रहा। अब इस ओछी हरकत तक उतर आए आजम खान के, अगर स्टेटमेंट को देखिए कि वो एकदम शर्मसार कर दे कि आप किसी के सामने बैठे और उस स्टेटमेंट को सुनिए तो आपको इतना गंदा फील होगा खुद को, लेकिन वो इतना अगर बढ़ता जा रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है? जी, बात ये है, देखिए, चाहे वो आजम खान हो, चाहे सतपाल सती हो, चाहे साक्षी महाराज हो, चाहे मेनका गांधी हो, चाहे और कोई दूसरे, चाहे गजेंद्र सिंह जी, जिन का आपने दिखाया, और ऐसे कुछ अभी कुछ तस्वीरों को देखे तो लगता है कि बीजेपी में ही सैलाब आ गया है। ऐसे नेताओं की तो बस बड़ा सैलाब आया है, बड़ा सैलाब आया है। और भी पार्टियों में शायद और भी पार्टियों के बयान है, हर रोज कोई ना कोई पार्टी के नेता एक बड़ा और बेकार और बेहुदा बयान दे रहे हैं। मुझे तो लगता है कि चुनाव आयोग की अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने बहुत ज्यादा उल्लंघन किया है, उन लोगों के क्यों नहीं चुनाव पर रोक लगा दी जाए, क्यों नहीं उनको चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाए। इस तरीके की बातें, जब हम कहते हैं कि कहीं बूथ कैप्चर हो गया तो दोबारा से वहां मतदान होता है, जब बूथ कैप्चरिंग पर दोबारा मतदान हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि जो लोग इतना बदजुबान है, कोई गाली दे रहा है, कोई किसी को लटकाने की बात कर रहा है, ऐसे जो भी प्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, उन सारे प्रतिनिधियों के ऊपर चुनाव आयोग को रोक लगाना चाहिए, उनके कैंपेन पर रोक लगाना चाहिए। जो खुद कैंडिडेट हैं उनके तो चुनाव पर रोक लगना चाहिए कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और जो नेता जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन कैंपेन कर रहे हैं, और कैंपेन में लगातार ये नफरत, चाहे तो वो देश को बांटने की बात हो, कंडीशन क्यों नहीं रख दिया जाता है यहाँ पर आला कमान की तरफ से? कंडीशन क्यों नहीं रख दी जाती है कि अगर इस तरह की बयानबाजी होगी तुरंत आपको हटा दिया जाएगा? देखिए, ज्यादातर पार्टियों में ही आला कमान वो बयान दे रहे हैं। ये तो हमारे यहाँ तो टॉप डाउन अप्रोच चलता है कि उनका नेता क्या कह रहा है, नेता के आधार पर ही तो नीचे के लोग कह रहे हैं। तो ये कहा 13-14 में, और अभी क्या कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, नीचे के लोग क्या कहेंगे? उसी तरीके से दूसरी पार्टी में, कांग्रेस में, उनके बड़े बड़े नेता क्या बयान दे रहे हैं, उसके आधार पर नीचे के जो छुटवैये नेता है वो ये बयान दे रहे हैं। विक्रम जी, बैकफुट में मत आइए, जवाब दीजिए। ऊपर बहुत आदर्शवादी बातें होती हैं, लेकिन अगर आपके लीडर इस तरह के बयान देंगे, भारतीय जनता पार्टी में आदर्श की बात नहीं होती, आदर्श की भावना के साथ भारतीय जनता, बिल्कुल। आज तक किसको निकाला पार्टी से? आप बताइए साक्षी महाराज पे क्या कार्रवाई हुई? आप बताइए सतपाल सती पे क्या कार्रवाई हुई? ये गजेंद्र सिंह जी, आप बताइए, क्या उनको नोटिस नहीं जारी हुआ है क्या? पार्टी की तरफ से कुछ हुआ है क्या? बिल्कुल, बोलने का मौका दे तो मैं बोल पाऊँ। बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल आपको ही बोलना होगा। मैं कह रहा हूँ कि पार्टी के कुछ लोगों ने निश्चित रूप से कुछ बातें रखी और किसी परिवेश में रखी होंगी। आपने बताया माननीय नरेंद्र मोदी जी, बड़े नेता जो महिलाओं पे टिप्पणी करते हैं शूरपणखा जैसी, नहीं, आपके क्या किया? सबसे पहले शुरुआत की गई तो खून के सौदागर बताने वाले आते, और कांग्रेस पार्टी तो वो है जो संविधान के संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप लगाती है, भारतीय सेना के बारे में संविधान की बात करती है, राष्ट्रीय सेनाओं के बारे में बात करती है। कांग्रेस पार्टी को नैतिक अधिकार बिल्कुल भी खो चुकी है संस्थाएं खतरे में है। पार्टी को अरे मेरे भाई, आप कौन से संविधान की बात कर रहे हो? आपका तो मुख्य मुद्दा ही देश का संविधान बदलना है। आपने सेना को छोड़ा है, मुख्य मुद्दा ही देश का संविधान बदलना है। किसने
हिसाब से घोषणाएं करते हैं। क्या डेमोक्रेसी में कोई बात नहीं उठाएंगे? हमने इलेक्शन कमीशन को दबाव में नहीं लिया, हमने सीबीआई को दबाव में नहीं लिया, हमने ईडी को दबाव में नहीं लिया, उसका मिसयूज नहीं किया, हमने देश के संविधान को बदलने की कोशिश। अरे भाई अपने लीडर्स को ही दबाव में ले लेते, अपने लीडर्स को तो दबाव में ले लीजिए ना, कि उलझुल ना बोले, आपकी फजीयत ना हो, सर से आपके सामने सबके सामने ना हो, आपको तमीज नहीं है बात करने की। आप जा रहे इतने बड़े बड़े मंच पर जाकर संबोधित कर रहे हैं और आपके शब्द का चयन अच्छा नहीं है। सुषमा जी मैं एक बात बताऊं, राजस्थान के एक नेता ने ये कहा था चुनाव, विधानसभा चुनाव से पूर्व की जो जाती है ये पाकिस्तान से आई हुई है, ये बीजेपी उस नेता को एमपी के टिकट से नवाजा गया है। और मैं कहता हूँ, मैं बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री चार बार जिक्र कर चुके हैं, तो एक स्टेटमेंट मुझे भी याद आ गया राहुल गांधी का, संघ में महिलाओं को लेकर जो स्टेटमेंट था, क्या वो शोभनीय था? राहुल गांधी आप पुराने अगर जाएंगे ना तो बहुत सारे बयान ऐसे लेकर आऊंगी। अभी मौजूदा जो स्थिति है सियासत का, जो तरीका उस पर बात कीजिए, उसका जिम्मेदार कौन है? सुषमा जी तो देश में वर्ल्ड लेवल पे महिला अत्याचार में नंबर 1 पे खड़ी है। अरे भाई आप लोग कहां मुद्दे को भटका रहे हैं? अत्याचार तो होगा महिला के खिलाफ, जो मंत्री होकर के, जो आपके टॉप लीडर होकर के टंचमाल बोल देंगे देश के माननीय, फिर इस पे बात देश में आज नंबर 1 जिम्मेदारी जिनकी, अगर उनकी भाषा ऐसी होगी, वो किस नाम से वोट मांग रहे थे? वो परफॉर्मेंस के नाम से वोट नहीं मांग रहे थे, वो कह रहे थे कांग्रेस पार्टी जीत गई, अन्य पार्टियां जीत गई तो पाकिस्तान में पटाखे जलाएंगे। तो ये बताइए, इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के हित के लिए नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। अब ये तय हो जाना चाहिए कि पटाखे कब पाकिस्तान का जिक्र फिर किसने कर दिया था? बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी अपने लामा जी बहुत अच्छी मेमोरी है, बहुत सारे एग्जांपल्स कोट कर रहे हैं। बता दिया, ये भी याद कराइए, हिंदू पाकिस्तान का किसने किया था? पटाखे कैसे बजेंगे? समाधान कर सकता है। अरे भाई सक्षम नेतृत्व है तो हमारे देश के जो शहीद है, हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं, हिंदू पाकिस्तान का जिक्र किसने किया था? क्या हालात गुजरे? जो 3 गुना शहीदों की संख्या 3 गुना बढ़ गई मेरे भाई। शहीदों पर आगे सेना पे सुनिए, रिसेंट एक बयान आपका, अजीज कुरैशी बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नेता, कोई भी नेता, वो कहते कि पुलवामा अटैक प्रधानमंत्री ने करवा दिया, उनकी साजिश थी। क्या करवा दिया? कि पुलवामा का जो अटैक था 14 फरवरी वाला, 14 फरवरी को जो सीआरपीएफ के टीम पर हमला हुआ था, वो मोदी सरकार की साजिश थी, वो पीएम की साजिश थी। बिल्कुल मैं आपका जवाब दूंगा, आप मेरे को 20 सेकंड। मैं ये कह रहा हूं कि देश के इतिहास में पहली बार इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। क्या कभी सेना के नाम पे राजनीति हुई? और सेना के 156 सैन्य अधिकारी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने, लोगों ने ये कहा सेना, देश की सेना को मोदी की सेना बताई गई। देश की सेना को उससे बड़ा कोई राष्ट्रद्रोह का काम नहीं हो सकता। देश की सेना को मोदी, क्या वो मोदी के, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ शहीद हुए हैं, वो राष्ट्र के लिए शहीद हुए हैं, वो नरेंद्र मोदी जी की सेना नहीं थी, वो देश की सेना है। मनमोहन सिंह अगर पाकिस्तान के अफसरों के साथ मीटिंग करते हैं, यहाँ के इंडिया के आर्मी चीफ, पूर्व आर्मी चीफ, वो भी उस मीटिंग में शामिल होते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में खुलेआम सभा में बोल रहे हैं कि वो पाकिस्तान, वो चाहते हैं कि गुजरात में बीजेपी की सरकार ना जीते, और वो पाकिस्तान उसमें मदद कर रहा है उनकी। ये किस तरह की बातें होती है? मैं ये कह रही हूँ सर, मैं ये कह रही हूँ कि आरोप भी लगाइए, लेकिन सलीके से तो लगाइए ना। सुषमा जी मैं कह रहा हूँ, पड़ोसी देशों से संबंध, हमने तो इस बात से डिनाई नहीं किया, लेकिन ये आरोप लगाने वाले कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय गुमराह कर दिया, माननीय वोट इस नाम से मांग रहे हैं। अजीज कुरैशी किसके लीडर हैं? मैं निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ, चाहे बीजेपी की बात करो, कांग्रेस की बात करो, इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही है, बिल्कुल पुलवामा हमला इंटेलिजेंस फेलियर है। मैं तो कह रहा हूँ आजम खान ने जयप्रदा जी का जिस प्रकार अपमान किया, पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया, नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार रेणुका चौधरी के बारे में जो टिप्पणी की, इनके बीजेपी के एक सांसद ने प्रियंका गांधी जी के बारे में कंसीडर कर लीजिए, दिग्विजय सिंह ने जो कहा, राहुल गांधी ने कहा, अब जब आप यहाँ पर निंदा कर ही रहे तो उनको भी शामिल कर लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कोई भी, अगर आप मीनाक्षी नटराजन क्या महिला नहीं थी? नहीं तो पंचमाल थी वो। मैं कह रहा हूँ, तो जब आप सबको ला रहे तो उनको भी ले आइए। 1 मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, अगर ला रहे तो निंदा करें, सबकी निंदा मैं तो कह रहा हूँ
हूँ ना कोई गलत बोलता है तो मैंने कब डिनाई किया इस बात को। मैं कह रहा हूँ माननीय जो ये आपने बात की, ये जो बात आ रही है वही शुरुआत एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, राजस्थान में अभी जिन जिन लोगों के बदजुबान बेकार बयान आए हैं, अभी जो दिखाए गए हैं, आप बताइए हमें कि गुलाब चंद कटारिया जी पे क्या आपका आला कमान, आप कहते हो सक्षम है, वो सक्षम आला कमान क्या कार्रवाई करेगा? विक्रम जी कहते हैं तो एक ही चलती है, कार्रवाई क्यों नहीं हो जाती? तो करेगा ही, चुनाव आयोग को करना चाहिए सारी कार्रवाई, लेकिन राजस्थान के जो दो और भी नेता हो सकते हैं, कोई कांग्रेस के आएगा तो हम उनकी सबकी शिकायत करेंगे, चुनाव आयोग को तो शिकायत करेंगे ही। आपका बताइए, आप तो कि आपका आला कमान सतपाल सत्ती के बारे में क्या बोलेंगे? विक्रम जी कार्रवाई के लिए अब तक कुछ संदेशा क्यों नहीं आया सतपाल सत्ती के लिए? शीर्ष नेतृत्व को सुषमा जी तय करना है, वो हर विषय को देखेंगे। नहीं कर रहे ना, वही तो सवाल उठा है किस चाल चरित्र की बात है कि विवाद बिल्कुल है। अरे मैं विक्रम भाई मैं यही कह रहा हूँ, शीर्ष नेतृत्व है तो मुद्दों से भटकाना चाहता है। शीर्ष नेतृत्व है 10 करोड़ जॉब की जो गारंटी दी थी उस पर बात नहीं करना चाहता, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे उस पर बात नहीं करना चाहता, महंगाई पे बात नहीं करना चाहता, बड़ी बात तो ये है, बड़ी बात है कि सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं। आपके मंत्री मेनका गांधी सरिया धमकाती फिरती है, सरिया धमकाती फिरती, 5 करोड़ लोगों ने धमकाती फिरती कि अगर आप वोट नहीं दोगे तो आप आओगे तो भाई हम काम नहीं करेंगे मुस्लिमों को। कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले वो स्टेटमेंट आया, चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा, उसके बावजूद देखिए जरूरत, देखिए हिम्मत, देखिए कि कहां से मिलती जा रही है कि वो फिर विकास को कैटेगराइज करने लगती है कि किस गांव से कितना वोट मिला, वो किस कैटेगरी में जाएगा, फिर वहां पे किस तरह से काम होगा, फिर सबका साथ सबका विकास कैसे हुआ, कैसे हुआ? नहीं पहले या ऊपर से आप करते जाइए बस जीत करके सीट लानी है, बाकी कुछ भी करेंगे। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी तो पूरे टाइम सुषमा जी अपने विकास के मुद्दों पे, अपने विकास के द्वारा कार्य एक भी विकास के मुद्दे पे वोट नहीं डालेगा। विक्रम जी किस श्रेणी का विकास? ये तो प्रोजेक्ट था, हिंदू मुसलमान को बांट के वोट डाल रहे हैं। विक्रम जी आप बताइए, कटारिया ने बयान नहीं दिया है? देश में कोई भी मुद्दा चुनाव में नहीं रह गया, सभी दलों का विक्रम भाई हम तो विकास पे डिबेट करने के लिए तैयार हैं। नरेंद्र मोदी जी 2014 में जो भाषण दिया करते थे उसको 10% भी नहीं दोहराते, वो कभी नोटबंदी की बात नहीं करते, जीएसटी की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते। अभी तक विकास की बात तो होती थी लेकिन विकास की कैटेगरी नहीं बताती हमको कि पैरामीटर क्या होगा कि किस गांव का कितना विकास होना है। ये एक नई चीज तो जानी, मोदी जी तो बात ही नहीं करते विकास की। मेनका गांधी ने कब से विकास को भी बताया, तो विकास का कैसे विकास होगा, किस कैटेगरी में कितना होगा, किस तरीके से होगा, है ना? तो आंकड़े ही बंद कर दिए। मैनिफेस्टो में भी क्लियर करना चाहिए ना, 2015 के मैनिफेस्टो ही क्लियर करना चाहिए, प्रधानमंत्री को भी क्लियर करना चाहिए कि सबका विकास सबका कैसे होगा, किस कैटेगरी में कितना होगा, किसको कितना मिलेगा। रूप से आप देखिए सुषमा जी, अगर स्कूलों में बालिकाएं, पहले भारत में बालिकाएं स्कूल सिर्फ इसलिए छोड़ देती थी, स्कूलों में गुमराह कर बहुत बहुत शुक्रिया।